अरे भाग के भी तो आ सकते हैं जल्दी जल्दी, तुम भी तो आए हो। आज नया चैप्टर शुरू करना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट 3, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट या थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। सहज का मैसेज आया, वो बच्चा बोल रहा है बारिश हो रही है। बारिश क्यों हो रही है बाहर? आ जाया करो भैया, छतरियां वगैरह सब है घर में। बोर्ड का पेपर होगा, कौन सी ऑप्शन चलाओगे आप? तो शुरू करते हैं यूनिट 3, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। चैप्टर का कंक्लूजन पहले चलाऊंगा। एक बात और इंपॉर्टेंट है जो बोल दूं टॉपिक को शुरू करने से पहले, पता चल गया होगा, वैसे कल भी बता दिया था, वर्कशॉप रखी है संडे को हमने, ब्लॉक नंबर 2 में है, सिर्फ ऑफलाइन क्लास है, सुबह 10 बजे वर्कशॉप फॉर 12th क्लास, व्हाई टू स्टडी, हाउ टू स्टडी, और साथ में कैरियर अपॉर्चुनिटीज का डिस्कशन करेंगे। और एक क्लास सफिशिएंट रहे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर दोबारा रखेंगे क्लास। तो चीज़ों को अच्छे से प्लान करो, कौन कौन से कोर्सेज के ऑप्शंस आपके पास हैं, कौन सी स्ट्रीम है आपके पास, कितना समय लगा सकते हो आप लोग एज पर द सुटेबिलिटी ऑफ योर हाउस, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, कुल मिला के जीवन में क्या करना चाहते हो। एक बच्चा कह रहा है भैया बस खाना खाना है, सोना है, घर वालों को दुखी करना है और छुट्टी, बट वो भी कब तक, वो भी कब तक। तो शुरू कर रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये थ्योरी का बेसिक कंसेप्ट जो चैप्टर का कंक्लूजन है वो चलाऊंगा। पुराने जमाने की थ्योरी को कहा जाता था क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। बनाने वाला आदमी JB से, हजारों सालों तक ये थ्योरी चली, फिर अचानक ये थ्योरी फेल हो गई। पता कब चला? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर। तो नए आदमी ने एक पुस्तक लिखी और उसने कारण बताए कि थ्योरी फेल क्यों हुई और नई थ्योरी अब ये अप्लाई होगी। तो उसके बाद से पूरी दुनिया में सभी डेवलप्ड इकोनॉमीज में, इंडिया की बात नहीं कर रहा, सभी डेवलप्ड इकोनॉमीज में इसकी बनाई थ्योरी सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो गई। कैसे खड़े हो जाओ। और इस थ्योरी को बोलते हैं मॉडर्न थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट या केन्सियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड। मैंने डेवलप्ड इकोनॉमीज की बात करी है क्योंकि जो बनाने वाला आदमी था जिसने हाइपोथेटिकल डाटा कलेक्ट करा है वो किस कंट्री का? डेवलप्ड कंट्री का। तो जो नियम बना है कहां काम करते हैं? डेवलप्ड कंट्रियों में। इंडिया जैसी डेवलपिंग इकोनॉमीज में ये चीजें 100% एज इट इज फिट होती ही नहीं है क्योंकि डाटा ही नहीं था वहां का। बेसिक कंसेप्ट शुरू करने जा रहा हूं। क्लासिकल थ्योरी या ट्रेडिशनल थ्योरी, केन्सियन थ्योरी या मॉडर्न थ्योरी, आपको बातें याद करनी है। मैंने 6 पॉइंट्स बनाए हैं, पहले क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन क्या? 6 पॉइंट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं क्लासिकल थ्योरी या केन्सियन थ्योरी के। एग्जामिनर MCQ में पूछता है क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी का क्वेश्चन फुल फ्लेज 3 मार्कर 4 मार्कर नो चांस। 1 नंबर का क्वेश्चन 100% चांस कि बनेगा, और यहां नहीं बना तो CUET में आ जाएगा। बढ़िया तैयारी का मतलब है क्लासिकल थ्योरी के कंसेप्ट मालूम होने चाहिए जिसको एग्जामिनर MCQ में कैरी करेगा। मैंने 6 पॉइंट्स बनाए हैं मोस्ट कॉमन, और फिर उनके अगेंस्ट आज के जमाने की नई थ्योरी क्या कहती है उसकी बात कर रहे हैं। केन्सियन थ्योरी की 6 बातें। या तो एग्जामिनर क्वेश्चन कहेगा क्लासिकल थ्योरी केन्सियन थ्योरी का डिफरेंस बता दो, 3 नंबर के लिए 3 पॉइंट। दीप्ति पहले सुनना है। क्लासिकल थ्योरी या केन्सियन थ्योरी का डिफरेंस मांगेगा, 3 नंबर के लिए 3 पॉइंट, 4 नंबर के लिए। या वो मांगेगा एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ केन्सियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। 3 नंबर है 3 पॉइंट लिखना, 4 नंबर है 4 पॉइंट लिखना पॉइंट वाइज। मैं 6 याद कराने वाला हूं। जो टॉपिक चल रहा है यहां से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है। एक डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल थ्योरी एंड केन्सियन थ्योरी, दूसरा क्वेश्चन एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ केन्सियन थ्योरी। मैं 6 बातें बताने वाला हूं, कोई 3 या 4, या फिर आखिरी बात बता रहा हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां कैरी नहीं हुई तो CUET में आएगी आएगी। वो क्लासिकल थ्योरी की कोई 3 बातें सही लिखेगा, एक गलत, या केन्सियन थ्योरी की 3 बातें सही लिखेगा, एक गलत, और कहेगा ऑड मैन आउट कराओ। यही पॉइंट्स पता होने चाहिए, मोस्ट कॉमन पॉइंट्स। बस ये 3 टाइप,
और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर ये तैयार हो जाएगा, चैप्टर का कंक्लूजन तैयार हो गया, फिर हम चैप्टर में पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ केन्सियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद चर्चा क्लासिकल थ्योरी की नहीं होगी। आइडिया लग गया क्या शुरू करने जा रहे हैं? तो 6 पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट आपके स्क्रीन पर है, साथ साथ याद करना है, शब्दों को ध्यान से सुनना। इसको समझाने से पहले मैं ऑलरेडी पुरानी क्लासेस में समझा चुका हूं। एक टर्म आ रही है, नाम है फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फुल लेवल ऑफ, याद करा चुका हूं, पहले याद करो। फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर 1 मार्कर। दोबारा बोलूंगा, पुरानी 2 क्लासेस में चर्चा कर चुका हूं। इकोनॉमी में जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और आपको पता है, उसका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन कर लो। यस, इट इज फुल लेवल ऑफ। फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट सिर्फ मैन पावर और लेबर में नहीं होता। इस दुनिया के जितने फैक्टर हैं, कहीं पर भी जितने भी फैक्टर आपको ज्ञात हैं, पता है, उसका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन क्या कहलाता है? फुल लेवल ऑफ। अगर हम इंसानों की बात करें, मैन पावर की बात करें, ह्यूमन कैपिटल की बात करें, तो बच्चों को हटा दो, समझा चुका हूं। बच्चे बोले तो लेस देन 18 ईयर्स, बूढ़ों को हटा दो बोले तो सीनियर सिटीजन, मालूम ही है, ओवर एंड अबव द 65 ईयर्स। इसके अलावा बाकी जवान बच्चे जो काम ही नहीं करना, होता है ना किसी के घर में पैसा जरूरत से ज्यादा, क्यों काम करे? आजकल डेवलप्ड इकोनॉमीज में यही तो चल रहा है। जितनी भी डेवलपिंग इकोनॉमीज है, उनका पोटेंशियल ज्यादा है। वो लोग अपनी कंट्री में हायर एजुकेशन लेने के बाद ज्यादा कमाने के चक्कर में वहां पोटेंशियल ज्यादा है, तो फिर उन डेवलप्ड कंट्री के लोगों को तकलीफ होती है कि ये आके कब्जा कर रहे हैं हमारी कंपनियों पर। सत्यन नडेला ऐसी थोड़ी ना सीईओ बन गया, टैलेंट ज्यादा है उन कंट्रियों के कंपैरिजन में। तो फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट याद कराया था। जो जवान काम नहीं करना चाहते उसको भी शामिल नहीं करेंगे, हटा दो। बाकी लोग बाजार में अवेलेबल वेज रेट पर काम करना चाह रहे हैं और काम मिल जाए, बाजार में अवेलेबल वेज रेट बोला है मैंने, पर काम करना चाह रहे हैं, काम मिल जाए, फुल लेवल ऑफ। भैया कंसेप्ट इसलिए बताना पड़ता है ताकि ना एग्जामिनर कहानियां चलाएगा, तो कंसेप्ट मालूम हो तो टिक कर दोगे। स्टेटमेंट के नाम से, असर्शन रीजन के नाम से कहीं से भी क्वेश्चन लग सकता है। तो पहले फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट याद कर रहे हैं। व्हेन एवरी एबल पर्सन विलिंग टू डू द वर्क एट द प्रिवेलिंग वेज रेट एंड गेट वर्क, इट इज नोन एज फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यशिका लाउडली। क्रिश अग्रवाल आपका नंबर है, लाउडली बोलना है, बोल पाओ तो। भैया आज तो तीसरा दिन है इस बात को बोलने के लिए। चैप्टर शुरू बाद में हो रहा है, पहले सामने टर्म चल रही है फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। स्नेहा, व्हेन एवरी, याद कर रहे हैं जी, एवरी एबल पर्सन विलिंग टू डू द वर्क एट द प्रिवेलिंग वेज रेट एंड गेट वर्क, इट इज नोन एज अकर्निया। रिपीट, बाकी भी याद कर रहे हैं। कवनूर आप भी बोलेंगे। When every able person willing to do a work at a prevailing wage rate gets to do it is known as full level of employment. और जब ये याद हो रहा है तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का अनएम्प्लॉयमेंट के चैप्टर का मीनिंग याद हो रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल बिल्कुल इसी का रिवर्स है। चैप्टर जब चलेगा तब चलेगा, बट मीनिंग तो साथ के साथ याद कर लो। इसी को रिवर्स करके बोल दो, when every able person willing to do the work at the prevailing wage rate but do not get work, but do not get, it is the meaning of unemployment. फिलहाल फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट समझाया। भैया पहला पॉइंट समझाने के लिए मुझे कुछ टर्म्स डिस्कस करनी है। पहली टर्म याद करा दी है, फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगला शब्द मैं बताने जा रहा हूं, एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट, बचपन में याद करा था। डिमांड इज द एग्जांपल ऑफ, भैया सीईटी में भी पूछ लेगा वो, ये बात जो बता रहा हूं। डिमांड इज ए कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, एग्रीगेट डिमांड इज ए कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। डिमांड के बारे में बचपन की बात याद करें। डिमांड इज एन इफेक्टिव डिजायर विच कैन बी फुलफिल्ड ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट ए पर्टिकुलर चेष्टा। रिपीट, दीवारें ढूंढ रहे होते हो तुम लोग। घर स्टार्ट, अरे बचपन का टॉपिक भैया, बोल के कह रहा हूं, बोलो। सपने एसआरसीसी के आते हैं काम, तुम ऑफ कैंपस वाले। ऑफ कैंपस समझ में आता है? नॉर्थ कैंपस सबसे बढ़िया कॉलेजेस का ग्रुप, साउथ कैंपस सेकंड नंबर वाले हो गए, और फिर जो इन दोनों कैटेगरीज में नहीं आते उसे क्या बोलते हैं? ऑफ कैंपस।
काम तुम ऑफ कैंपस वाले भी नहीं कर रहे। एग्जाम्पल ले रहा हूं, ऑफ कैंपस का एक कॉलेज केशव महाविद्यालय, केशव महाविद्यालय। अगर हम पुरानी बात करें, जो कट ऑफ के बेसिस पर एडमिशन चलता था, 93-94% से नीचे ऑफ कैंपस का केशव महाविद्यालय, एक एग्जाम्पल लिया है मैंने। और सीयूटी आने से कंपटीशन और टफर हो रहा है, इजी कुछ नहीं हो रहा। Demand is an effective desire which can be fulfilled during the given period of time at a particular concept of microeconomics। वापस आ रहा हूं एग्रीगेट डिमांड पर। पूरा देश, हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, 140 करोड़ लोग एक साथ जितनी भी चीजें बाजार में अवेलेबल है सबको मांग रहे हैं। गिवन पीरियड ऑफ टाइम 1 साल है, सारी वस्तुओं का दाम अलग अलग है, उन सब दामों को बोलते हैं जर्नल प्राइस लेवल। टेक्निकल पेपर वाला यही पूछ लेगा, जर्नल प्राइस लेवल। और फिर बाद में 3 चीजें वो कहेगा कौन सा है मैक्रो, पता तो होना चाहिए ना। जर्नल प्राइस लेवल, हिंदुस्तान की सारी चीजों के दामों को एग्रीगेट बोला जा रहा है। जनरल प्राइस लेवल इज द कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। और ये बातें मालूम है, असर्शन रीजन की स्टेटमेंट में शब्द लिखे होंगे, आपको पता चल जाएगा स्टेटमेंट गलत चल रही है कि सही चल रही है। तो एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग बोलूंगा, ये शब्द एग्रीगेट डिमांड क्लासिकल थ्योरी में भी बोला गया, मॉडर्न थ्योरी में भी बोला गया। चैप्टर का स्टार्टिंग ही यहीं से होता है। एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द डिमांड मेड बाय द होल सोसाइटी ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट जनरल प्राइस लेवल। कैसे स्टार्ट? रिश्तेदारी याद रहती है, रास्ते में बैठ बैठ के आना याद रहता है। भैया ये बात मैं पहले बता चुका हूं, दोबारा चल रहा है। एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू टोटल डिमांड मेड बाय द होल सोसाइटी। होल सोसाइटी का मतलब पूरे देश की बात हो रही है। ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, 1 साल की बात हो रही है। गिवन पीरियड ऑफ एट जर्नल प्राइस लेवल। भैया प्राइस मत लिख देना, एट जर्नल शब्द बोले मैंने और कंसेप्ट भी समझाया। पेपर वाला स्टेटमेंट लिख देगा और उसमें जर्नल प्राइस की जगह प्राइस लिख देगा। असर्शन रीजन समझ में आता है? अब सीधा बोलना फॉल्स, सीधा ऑप्शन ही टिक हो रही है। फिलहाल मीनिंग ही याद करने में, फार्मूलों पर बाद में जाऊंगा जब केन्स का चैप्टर शुरू करेंगे। एग्रीगेट डिमांड का एग्जांपल पता चल गया, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स को रिफ्लेक्ट करता है। पूरे देश की डिमांड है, 1 साल की है, जनरल प्राइस लेवल पर है। बिना प्राइस के कुछ मांगो से डिमांड ही नहीं कहते, ये तो मालूम होगा। चाहे पूरा देश मांगे, चाहे तुम एज ए इंडिविजुअल मांगे, कहीं पर भी कोई डिमांड नहीं है अगर बिना प्राइस के फ्री में एयर मिल रही है। कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इकोनॉमिक्स का ही पार्ट नहीं है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मालूम होना चाहिए ना, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी रेफर्स टू दोज एक्टिविटीज विच कैन नॉट बी, बोलते ही नहीं, कैन नॉट बी मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। एग्रीगेट डिमांड याद हो गया, डिमांड मेड बाय द होल सोसाइटी। डिमांड मेड बाय द, एक क्वेश्चन दे रहा हूं सबको, एग्रीगेट डिमांड क्लियर हो गया? दीप्ति, पेपर वाला ना ये एग्रीगेट डिमांड की जगह शब्द लिखेगा इफेक्टिव डिमांड। क्या लिखेगा? मैं वो बातें बोल रहा हूं जहां पर एग्जामिनर एमसीक्यू में आपका नुकसान कराएगा, चाहे वो 12th हो चाहे वो सीयूईटी हो। बढ़िया तैयारी, क्वेश्चन टिक होंगे। क्या शब्द मैंने बोला है? एग्रीगेट डिमांड का रिश्तेदार है इफेक्टिव डिमांड। देखते हैं कौन बताएगा, पूछूंगा कल परसों में। अभी वापस आ रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड याद हो गया, फिर मीनिंग मन में याद कर रहे हैं। टोटल डिमांड मेड बाय द होल सोसाइटी ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट जनरल प्राइस लेवल। चेस्टा रिपीट, टिया। ये कोशिश कर, मैं यही कह रहा हूं, मैं कहीं लिख लिया करो फिर पढ़ के बोल दिया करो, बट कोशिश तो करो। टोटल डिमांड मेड बाय होल सोसाइटी ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ एट ए पर्टिकुलर एट जनरल प्राइस लेवल। थोड़ी सी अवेयरनेस के साथ कोशिश का काम। अब फिर घर जाके रिकॉर्डेड सेशंस को दोबारा करो, नोट्स बनाओ मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग। भैया 20 क्वेश्चन एक एक नंबर के हैं, और याद रखना यही 20 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में टर्निंग पॉइंट है रिजल्ट को खराब और बढ़िया बनाने में। बाकी आसान होगा, 3 नंबर 4 नंबर 6 नंबर, सीधा सीधा चैप्टर का कंसेप्ट ही तो लिखना है, बट जो इन डेप्थ आएगा वो सिर्फ एमसीक्यू है। एग्रीगेट सप्लाई,
को पहले सप्लाई याद कर लेते हैं। माइक्रो का कंसेप्ट है सप्लाई, मैंने पीछे करा चुका हूं। सप्लाई क्या? विलिंग। सप्लाई रेफर्स टू total quantity of a commodity willing to sell during the given period of time at a particular price। कौन बोलना बहन जी? क्वांटिटी ऑफ ए कॉमोडिटी विलिंग टू सेल, बेचने की इच्छा। बेचना सेल होता है, बेचने की इच्छा सप्लाई होती है, सेम नहीं है शब्द। विलिंग टू सेल ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ एट ए पर्टिकुलर प्राइस। माइक्रो का कंसेप्ट है। पुरानी बात बोल रहा हूं भैया, कुछ नया तो है ही नहीं। सोबिल बाबा समझ पा रहे हो? अब आ रहे हैं मैक्रो का टॉपिक, एग्रीगेट सप्लाई। टोटल सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई बोले तो टोटल सप्लाई मेड बाय द होल सोसाइटी ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ एट जर्नल प्राइस लेवल। क्या आसान सा काम है। पूरा देश एक साल में जितनी चीजें बेचने के लिए तैयार है, याद रखना पूरे देश के लोग जब बाजार में जाते हैं चीजों को मांगने के लिए कंज्यूमर, बेचने के लिए जा रहे हैं प्रोड्यूसर। उतने ही प्रोड्यूसर है, उतने ही पढ़ चुके हो नेशनल इनकम में 2 सेक्टर मॉडल प्रोड्यूसर है। याद रखना इस चैप्टर में दोबारा आएगा 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर। 2 सेक्टर के अकॉर्डिंग एग्रीगेट डिमांड 2 चीजों का टोटल है, 3 सेक्टर के अकॉर्डिंग 3 चीजों का टोटल है, और 4 सेक्टर के अकॉर्डिंग 4 चीजों का टोटल है। वो अलग बात है, 12th क्लास के जितने प्रैक्टिकल कराऊंगा, असम्पशन है इस चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चनों में सिर्फ 2 सेक्टर के कंसेप्ट याद रखने हैं प्रैक्टिकल के लिए, लेकिन थ्योरी के लिए 3 सेक्टर 4 सेक्टर दोनों पता होने चाहिए। फिर दोबारा बोलूंगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब इस चैप्टर के करेंगे तो जितने भी फार्मूले बताने वाला हूं उस फार्मूले में आप 2 सेक्टर मॉडल वाला कंसेप्ट फॉलो करेंगे, लेकिन थ्योरी के क्वेश्चनों में 3 सेक्टर। अरे पहला प्रोड्यूसर, दूसरा कंज्यूमर, तीसरा सेक्टर गवर्नमेंट होता है, चौथा सेक्टर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होता है। चौथा सेक्टर तो वो हम चैप्टर शुरू करेंगे तब बातें करेंगे फार्मूलों की। एडीएस याद करा दिया, पहला पॉइंट सामने चल रहा है। क्लासिकल थ्योरी बोले तो जेबीसे की कहानी है, पुराने जमाने की कहानी है, अब फेल हो चुकी है। यहाँ एक शब्द और चल रहा है भैया, इक्विलिब्रियम, वो और समझ लो। पूछना चाहूंगा, बचपन में सबने पढ़ा, रुक जाओ जी। अरे 1000 साल पहले तो एडम स्मिथ था ही नहीं। अरे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स आजकल आप किसे कहते हो? एडम स्मिथ। ये घटना 17 याद कर सकते हो तो कर लो, 1776 में हम लोग कह रहे हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। लेकिन पुराने जमाने में जब किंगडम डेवलप हुए, चाणक्य ने उस जमाने में मार्केट बना दी थी। अब ये मत कहना चाणक्य कौन था। चाणक्य ने हजारों साल पहले मार्केट्स की थ्योरी लिख दी थी, कंसेप्ट बता दिए थे। तो भैया कोई भी इंसान अपना और समाज के बिहेवियर को समझ के कोई बात तो बोल ही सकता है, जो इकोनॉमिक्स है और थी और आगे भी होगी। तो ऐसा नहीं कि चीजें पहले नहीं लिखी गई, ये भी से पुराने जमाने की बात हो रही है। एडम स्मिथ समझ में आया? अभी मैंने बताया एडम स्मिथ कौन से जमाने की घटना है? 17 तो पुरानी बात हो रही है। मैक्रो इकोनॉमिक्स, इतिहास कितना पुराना है हमारा, तो इकोनॉमिक्स भी उतनी पुरानी है। भैया मैं इक्विलिब्रियम पर आना चाहूंगा। दीप्ति, इक्विलिब्रियम क्या होता है? मीनिंग पीछे वाला जल्दी बोलेगा। पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन तो टॉपिक ही कंज्यूमर का है, तो इक्विलिब्रियम तो प्रोड्यूसर पे भी काम करता है, कंज्यूमर पे भी काम करता है। इक्विलिब्रियम को डिक्शनरी में बोलते हैं पोजीशन ऑफ रेस्ट। तुमने माइक्रो में 11th क्लास में इतने टॉपिक पढ़े कि जिसके आगे इक्विलिब्रियम होता था, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर। तो मैं इक्विलिब्रियम पूछ रहा हूं, पोजीशन ऑफ रेस्ट। पोजीशन ऑफ एक ऐसी पोजीशन जहां पर डील हो जाए, जहां पर और उस पोजीशन को कोई भी बदलना ना चाहे, उसे क्या बोलते हैं? वो पोजीशन जिसमें तुम्हारा पेट भर गया, खाना खा लिया, इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर की बात हो रही है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर कह रहा है रोज फैक्ट्री में 20 ही यूनिट बनाऊंगा, ना कम ना ज्यादा, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमम होता है। ये है इक्विलिब्रियम, पोजीशन ऑफ रेस्ट, जिसे बदलना नहीं चाह रहा प्रोड्यूसर। और उसको टेक्निकली क्या बोल रहे हैं प्रोड्यूसर? तो इक्विलिब्रियम अलग से समझ में आ गया, पोजीशन ऑफ रेस्ट जहां डील होती है। क्लासिकल थ्योरी, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। मैक्रो में इनकम का मतलब पूरे देश की इनकम, एम्प्लॉयमेंट का मतलब पूरे देश का
एम्प्लॉयमेंट। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इक्विलिब्रियम का मतलब पूरे देश में कितनी कमाई हो रही है और कितने लोग काम कर रहे हैं, पोजीशन ऑफ रेस्ट। समझ में आ रहा है? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एस्टैब्लिश, पुराने जमाने का बेसिक कंसेप्ट है यूनिवर्सल एक्सेप्टेंसी। क्या कि पुराने जमाने में जितना लोग कमाते थे, जितने लोग काम करते थे, वो सब कहां घटना घटती थी? फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर। पहली बात सबने याद कर ली होगी, पुराने जमाने का नियम 1 साल 2 साल 100 साल 200, केन्स की नियम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर लिखा गया है। 100 साल पूरे नहीं हुए उससे पहले थ्योरी फेल हो चुकी, किताबों में लिखा नहीं है इसके क्रिटिकल इवैल्यूएशन, लेकिन 100 साल पूरे होने से पहले ये थ्योरी फेल हो चुकी है। कौन सी? केन्स की। पूरी दुनिया की हर कंट्री में फॉलो नहीं होती है, हजारों सालों तक चली है क्लासिकल थ्योरी का पहला यूनिवर्सल पॉइंट, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एस्टैब्लिश एट फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। याद हो गया सबको? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट समझा दिया। पूरे देश में लोग कितना कमा रहे हैं, जो भी कमा रहे हैं x रुपया, कितने लोग काम कर रहे हैं, माना x लोग काम कर रहे हैं, वो सारा का सारा किस पॉइंट पर अवेलेबल था? फुल लेवल ऑफ। थोड़ा लॉजिक समझना, वो यहां पर ये कहना चाह रहा है पुराने जमाने में जितने लोग काम करना चाह रहे हैं सबको काम मिलता था, यही तो कहना चाह रहा है। हार्दिक सोएगा नहीं, जितने लोग काम करना चाह रहे हैं सबको काम बाजार में अवेलेबल वेज रेट पर। आज का जमाना मॉडर्न थ्योरी या केन्सियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एस्टैब्लिश एट ए पॉइंट वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। मैं इसमें जोड़ रहा हूं, बट इट नीड नॉट बी एट फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने क्या बोला है? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ, आज का जमाना, ये सच्चाई है, इस दुनिया में 200 से ज्यादा मुल्क है, सब मुल्कों में यही घटना घटती है आज। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एस्टैब्लिश एट ए पॉइंट वेयर एग्रीगेट डिमांड, टेक्निकली एडी बोलते हैं कैपिटल लेटर में, बराबर होगा एग्रीगेट। मैं कंपैरिजन करना चाह रहा हूं, इसके लिए इस बात को आगे बढ़ाऊंगा जो आपको बढ़ानी है, याद करनी है। बट इट नीड नॉट बी एट फुल लेवल ऑफ। हिंदुस्तान में पिछले 75 सालों में जितनी भी कमाई हो रही है, जितना भी एम्प्लॉयमेंट है रियल लाइफ में, जिसे हम इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं, वो फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट में नहीं है। अरे इंडिया छोड़ो, अमेरिका डेवलप्ड इकोनॉमी, वहां भी नहीं है, रशिया वहां भी नहीं है। आज के जमाने में लोग कह रहे हैं जितने लोग काम करना चाहेंगे बाजार में अवेलेबल वेज रेट पर, उन्हें काम, ये कहना चाह रहा है काम मिलेगा ही नहीं सबको। काम, पुराने जमाने की थ्योरी कह रही है जितने लोग बाजार में अवेलेबल वेज रेट पर काम करना चाह रहे हैं सबको काम मिलता था। इतनी बात समझ में आ गई? क्वेश्चन शुरू होता है, पूछूंगा। इतनी बात समझ में आ गई? अरे हाँ है ना, कुछ तो बोलो। तो दीप्ति से क्वेश्चन है, तो बताओ, पुराना जमाना हर किसी को काम मिलता था जो काम करना चाह रहा है बाजार में अवेलेबल वेज रेट पर। आज का जमाना हर किसी को काम नहीं मिल पा रहा बाजार में अवेलेबल वेज रेट पर, तो क्या करेंगे? इकोनॉमी निकम्मे, लोग निकम्मे हो गए हैं, सोसाइटी बेकार हो गई है। पुराना जमाना अच्छा था, अभी वाला बेकार है। स्टार्ट दीप्ति। पहले पॉपुलेशन कम थी, स्वर्ग, अभी पॉपुलेशन ज्यादा है, नरक। अरे रुक जाना, पहले उसको बोलने देना। सीईटी में नेगेटिव मार्क्स गिफ्ट में मिलते हैं आपको इस बात के। अरे बोलो जी, पुराना जमाना अच्छा और आज का जमाना बुरा। मेरा क्वेश्चन शुरू हो रहा है। इस दुनिया में डार्विन, नाम तो सुना होगा डार्विन, कौन सी पुस्तक लिखी थी? ओरिजिन ऑफ, अच्छा कहते हैं बताऊंगा ही नहीं। फिलॉसफी लिखी है इस दुनिया में ह्यूमैनिटी के ऊपर। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ओरिजिन ऑफ ह्यूमैनिटी के ऊपर किताबें लिखने वाला आदमी पुराना डार्विन। डार्विन ने सिद्धांत बनाया था हर अगली जनरेशन पहली जनरेशन से एडवांस है, कैपेसिटी में, ब्रेन में, काम कर, हर मामले में। तो पुराने जमाने में आप कह रहे हो चीजें ज्यादा बढ़िया थी, अभी निकम्मी कैसे हो सकती हैं? हर अगली जनरेशन पहले से एडवांस है हर मामले में। तो जनरेशन तो एडवांस हुई है, सिविलाइजेशन हो ही रहा है,
सिविलाइजेशन हो ही रहा है, इकोनॉमी में डेवलपमेंट हो ही रही है डे आफ्टर डे, इसे बदला नहीं जा सकता। लोगों की सोच बदल गई है। मैं लॉजिक बता रहा हूं, जो यहां लिखा नहीं हुआ। पुराने जमाने में कोई एग्जाम्पल समझना, एग्रीगेरियन इकोनॉमी, लैंडलेस लेबरर्स, जमींदार के यहाँ काम करने जा रहे हैं, तो बस उन्हें यही इच्छा होती थी कि काम मिल जाए। जमींदार कहता था 10 आदमी है आ जाओ, 100 आ गए आ जाओ, 1000 आ गए आ जाओ, जमीन कितनी है उतनी कर लो खेती, जितना मिलेगा, एग्जाम्पल ले रहा हूं, जितना प्रोडक्शन होगी 50% तुम्हारा, बाकी ज्यादा काम कर रहे हैं ज्यादा बांट लो, कम काम कर रहे हैं कम बांट लो। फसल हो गई ले लो हिस्सा, नहीं हो गई घर जाओ। समझ में आ रहा है? क्लासिकल थ्योरी का दूसरा फीचर बोल रहा हूं, इसीलिए हर किसी को काम मिल जाता था, हर किसी को। दूसरा फीचर बोल रहा हूं, आगे आएगा। फ्लेक्सिबल वेज रेट सिस्टम इज एप्लीकेबल इन क्लासिकल थ्योरी। क्या बोला मैंने? फ्लेक्सिबल वेज रेट सिस्टम इज एप्लीकेबल, जिसकी वजह से उस जमाने में फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करता था। आज के जमाने में किसी आदमी को काम पर बुलाओ, पहले ही कह देगा 1000 रुपए रोज के चाहिए, काम कराओ मत कराओ, कम हो ज्यादा हो भाड़ में जाए। सोचना पड़ता है कि फैक्ट्री में 800 रुपए का काम है, 1000 रुपए कैसे देंगे, घर बैठ। एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट्स। सोच बदल गई है, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गई है। पर बात समझ में आ रही है प्रॉब्लम कहां है? आज के जमाने में केन्स की थ्योरी में फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं काम करता? ध्यान से याद करो, दूसरा पॉइंट आगे आएगा। मैंने दूसरी तरफ क्या बोला है? फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट का कारण फ्लेक्सिबल वेज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल, किसी दुकान में कोई वर्कर काम करने गया, ज्यादा कमाई हो रही है ज्यादा बांटते थे, कम कमाई हो रही है कम बांटते थे, कमाई नहीं हो रही उसे बांटते ही नहीं थे, कहते थे बस खाना खा और जिंदा रहे, बोलता ही नहीं था वो कुछ। अभी किसी को कह के देखो भाग जाएगा, बोले तो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट्स। तो अभी वाला जमाना कौन सी थ्योरी पर बेस्ड है? ध्यान से सुनना, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज एप्लीकेबल। ग्रेसी स्टार्ट। थ्योरी बताइए मैंने, थ्योरी का नाम बोलो जी। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोला मैंने? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ, ये आगे शब्द आएगा बट याद कर लो क्या बोला है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मार्जिनल का मतलब क्या होता है? बोलते जाओ। एडिशनल। प्रोडक्शन का मतलब है, अरे एक लेबर ने फैक्ट्री में काम करा 10 यूनिट को बनाने का, अरे रुपीज में नाप लो, एक लेबर ने फैक्ट्री में काम करा, उसकी वजह से 1000 रुपए का प्रोडक्शन हुआ है, तो वो लेबर कहेगी शाम तक मुझे 1000 रुपए तो दो, मेरे पैसे हैं। अरे आपको मालूम है, व्हेन यू स्टार्ट द प्रोडक्शन देयर इज ए नीड ऑफ 4 फैक्टर्स, लैंड, लेबर, कैपिटल, ना इससे कम ना इससे ज्यादा, 4 ही चीजें चाहिए। तो चारों फैक्टर कह रहे हैं, ये चारों फैक्टर कह रहे हैं, या इनके मालिक कह रहे हैं कि हमारा जितना रोल है उस फैक्ट्री में उतने ही पैसे दे दो, ना कम। तुमने ज्यादा दे दिए, तुम सड़क पर आने वाले हो। सामने वाले को कम मिले, वो जल्दी जाने वाला है, वो जल्दी जाने वाला है, काम नहीं करेगा। ये नियम है आज का। 4 ही फैक्टर है, जिसका जो रोल है अपने पैसे लो और जाओ, इसी को बोल रहे हैं। मार्जिनल का मतलब एडिशनल, प्रोडक्शन का मतलब जितना आउटपुट उसने करा है उस फैक्टर ने, उसको रुपीज में कैलकुलेट करेगा, उतने पैसे मांगेगा। ऐसा चल रहा है, लॉन्ग टर्म एप्लीकेबल है, नहीं चल रहा शॉर्ट टर्म एप्लीकेबल है। क्या बोला मैंने? थ्योरी, अरे थ्योरी का नाम बोलो ना। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज एप्लीकेबल कहां? केन्सियन थ्योरी में, मॉडर्न थ्योरी में। जबकि दूसरी तरफ क्या बोला मैंने? फ्लेक्सिबल वेज रेट सिस्टम इज। राजा ने अपने दरबार में सैनिक रखे हैं दुनिया भर के। राजा की कलेक्शन ज्यादा है, टैक्स की ज्यादा पैसे बांटता था, कम है कम बांटता था। अटैक हो गया पुराने जमाने में, तो कहता था जहां पर भी अटैक हुआ उसका जितना भी पैसा, जितना भी लूटपाट में सामान मिलेगा 1/3 तुम्हारा बाकी मेरा, मतलब ज्यादा कमाई दे रहे हो उन्हें। पहला पॉइंट याद हो गया भैया, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, केन्सियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अगले पॉइंट पर जाने से पहले एक बार रिवाइज करवाना चाह रहा हूं। पहला पॉइंट, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एस्टैब्लिश एट फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। दूसरी बात, दूसरी तरफ
Equilibrium level of income and employment established at a point where aggregate demand is equal to, but it need not be at full level of, ये याद रखना, इसके बगैर स्टेटमेंट पूरी नहीं होगी. But it need not be at full level of, तीनों को याद हुआ है तो हम आगे चलेंगे. सबको क्लियर हो गया? उतारने में दिक्कत है, बाद में रिकॉर्डेड सेशन से कर पाओगे. चलूं आगे. नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, क्लासिकल थ्योरी. पॉइंट आगे पीछे लिख सकते हो. मैंने बताया था पर्पस क्या है, क्वेश्चन में कैसे आ सकता है, तरीके बता चुका हूं. क्लासिकल थ्योरी सिर्फ एमसीक्यू, सीयूईटी एंड 12 दोनों जगह टारगेट रखना. और खाली ये पॉइंट्स ही नहीं है, मैंने छोटे छोटे पॉइंट बताए. फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, माइक्रो मैक्रो की बातें भी याद रखनी है. सामने क्या चल रहा है, बढ़िया बात चल रही है. सबसे पहले याद करो भैया, स्टेटमेंट बाद में याद करेंगे, पहले याद करो व्हाट डू यू मीन बाय फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम याद रखना. फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट अलग है. सोमिल बाबा मैंने क्या बोला है, फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट अलग है, याद करा चुका हूं. फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या, घर बाबा मन में रिवाइज करो. व्हेन एवरी एबल पर्सन विलिंग टू डू द वर्क एट द प्रिवेलिंग वेज रेट एंड गेट वर्क. याद आ रहा है बच्चों? यहां पर मैं फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं कर रहा. क्या कर रहा हूं, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. फुल एम्प्लॉयमेंट और फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक ही बात है. देश में जितने लोग काम करना चाह रहे हैं वो होता है फुल, और सबको काम मिल जाए, फुल एम्प्लॉयमेंट. पुराने जमाने में फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट की घटना, पहले इक्विलिब्रियम बता दो जी. किसी भी देश में इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एस्टैब्लिश एट ए पॉइंट वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई. इक्विलिब्रियम को मैंने इक्यू लिखा. पुराने जमाने में भी यही काम करता था, आज के जमाने में भी यही काम करता था. दीप्ति कुछ चाहिए? एग्रीगेट डिमांड शॉर्टकट एडी, एग्रीगेट सप्लाई शॉर्टकट एएस. पूरे देश में एग्रीगेट माइक्रो याद करो पहले. डिमांड सप्लाई जहां मेट होता है वहां प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है. पूरी माइक्रो का कंक्लूजन एक शब्द में बोल रहा हूं, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस. पूरी माइक्रो आपने 11th में पढ़ी है, कंक्लूजन आखिरी चैप्टर पढ़ा था. इक्विलिब्रियम प्राइस है डिटर्मिनेशन ऑफ. तो जहां डिमांड फोर्सेस और सप्लाई फोर्सेस एक दूसरे को काट रहे हैं वहां बाजार की कीमत निर्धारित होती है जिस पर बेचने वाला बेचता है और खरीदने वाला. सिमिलरली पूरे देश का एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जिस पॉइंट पर काटता है वहां उस कंट्री का नेशनल इनकम डिटरमाइन होता है. इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम. क्या बोलते हैं? तो पुराने जमाने में इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम केवल उसी पॉइंट पर सेटल होता था जहां फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है. ये नॉर्मल फिनोमिना था, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ था जिसको यहां टेक्निकल लेवल लगा के बोला गया है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. फुल पीपल अब पूछेगा डिफाइन द मीनिंग ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, तो आप बोलोगे when aggregate demand is equal to aggregate supply at full level of employment it is known as full employment equilibrium. क्या बोला मैंने? चेष्टा स्टार्ट. when aggregate demand is equal to aggregate supply at full level of employment it is known as full employment equilibrium. याद हो गया सबको? चेष्टा सुना, कसक सुनाओ. मन मन में बोल रहे हो? नहीं जी, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम यहां तो मैं पूछा ही नहीं अभी. राजदीप, when aggregate demand is equal to aggregate supply at full level of employment it is known as full employment. भैया पहले टर्म याद कर लो, कंसेप्ट पे बाद में चलेंगे. अब इसके अगेंस्ट देखो दूसरी तरफ क्या लिखा है? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. याद कर लो, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. आज इस दुनिया की हर कंट्री में सिचुएशन एप्लीकेबल है और ये सिचुएशन बदली नहीं जा सकती आज के करंट सिनेरियो में. लॉजिक में बता चुका हूं. मार्जिनल कारण देखो यहां कहीं चैप्टरों में मिलेगा नहीं, बट मैंने आपको समझा दिया. जिसको वो असर्शन रीजनिंग में या स्टेटमेंट में कहीं ट्रू फॉल्स में यूज करवाएगा. क्या कारण था अभी तो बताया, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. पहले याद कर लो, याद सबको हो चुका है. व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई बट लेस देन द. आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की नेशनल इनकम कहां होती है? जहां एडीएस के बराबर है. लेकिन सारे लोग जो काम करना चाह रहे हैं, काम मिलता कहां है? ना आज से पहले, ना आज, ना आज के बाद.
कंट्री डेवलप्ड हो जाएगी का मतलब सिचुएशन पहले से बेटर हो जाएगी, लेकिन हेवन नॉट पॉसिबल। अरे बात समझ में आ रही है? क्या बोला है? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, मीनिंग याद कर लिया? अरे बोलो ना। व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई बट लेस देन द फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। भैया दोनों शब्द याद हो गए? चैप्टर का कंक्लूजन चल रहा है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। बोलना जरा, कसक मन में बोल रहे हो, पता ही नहीं चल रहा क्या? पर घर में माता कुछ बोलती है तो आप क्या बोलते हो? याद करेंगे फिर बताएंगे खाना खाना है। मुश्किल है क्या? सिंपल ही तो बोल रहा हूं। व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई एट फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इट इज फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, when aggregate demand is equal to aggregate supply but less than the full level of employment, it is under employment equilibrium। याद हो गया? अब आ रहा हूं इस कंसेप्ट पर। क्लासिकल थ्योरी या ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। दूसरा पॉइंट, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज द नॉर्मल फिनोमिना। नॉर्मल फिनोमिना या नॉर्मल सिचुएशन, यानी ये जनरल घटना थी उस जमाने में। अरे आप समझते हो ना, जैसे डिमांड के नियम आपने याद करे, क्या कहता है लॉ ऑफ डिमांड? अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट देयर इज ए टिंग टोंग नॉर्मल फिनोमिना। सस्ता होने पर ज्यादा मांगते हैं, महंगा होने पर ये नॉर्मल है का मतलब एक्सेप्शनल सिचुएशन ऑलवेज देयर। तो कह रहा है ये नॉर्मल सिचुएशन क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। एक्सेप्शनल हो सकता है अनफॉर्चुनेटली। अरे याद हो गया पुराने जमाने की कहानी, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज द नॉर्मल फिनोमिना, जबकि आज का जमाना अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज द नॉर्मल फिनोमिना। नॉर्मल बता चुका हूं। लोगों का माइंडसेट चेंज हो गया ना, पुराने जमाने से इस जमाने में डाइवर्ट हो गए। उस माइंडसेट के चेंज होने से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है। कारण बता चुका हूं, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अरे चलूं आगे, 2 पॉइंट याद हो गए? क्लासिकल थ्योरी या ट्रेडिशनल थ्योरी का पॉइंट नंबर 3, पुराने जमाने में जो नियम बनाया गया, किसने बनाया था? जेबी से ने। किसने बनाया था? जेबी से ने बाजार के बारे में जो नियम बनाया उसे बोलते हैं लॉ ऑफ मार्केट, बाजार का नियम। क्या बोलते हैं? जो नियम उसने उस जमाने में बनाया, हजारों सालों तक चलता रहा सक्सेसफुली, उस नियम को क्या बोलते हैं? पूर्ति, हिंदी बोलूंगा पहले, पूर्ति मांग की जननी होती है। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। क्या बोला मैंने? अरे इंग्लिश वाले ही बोल दो ना, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन। पहले तो बताओ ये स्टेटमेंट रट्टा मारोगे, समझना भी है? समझना है तो समझो फिर। पुराने जमाने में लोग क्या कह रहे हैं? सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन। ये समझ में आएगा तो इसके अगेंस्ट में लिखा है। आज के जमाने में केन्स क्या कहता है? डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन। मांग पूर्ति की जननी होती है। क्या बोला है मैंने? ग्रेसी हिंदी बोलना। मांग पूर्ति की। पुरानी बात बताता हूं। पुराने जमाने में जेबी ने से ने बोला, हजारों सालों तक चलता रहा, जितने भी नए इकोनॉमिस्ट आए उन सबने इस बात को एक्सेप्ट करा। क्या पुराने जमाने में इकोनॉमी में सिर्फ और सिर्फ किसको फोकस किया जाता था? सप्लाई को। किसको फोकस किया जाता था? कि बस सप्लाई को टारगेट करो। समझा रहा हूं, जितना ज्यादा बेचने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा बनेगा। 1000 करोड़ का बाजार में बिकने के लिए आया है तो बिकने से पहले उतना ही प्रोडक्शन होगा ना। इकोनॉमी में, किंगडम्स में राजा सिर्फ और सिर्फ किसको फोकस करते थे? प्रोडक्शन प्रोडक्शन प्रोडक्शन। किसी भी तरह बढ़े, ज्यादा से ज्यादा बढ़े। किसको टारगेट किया जा रहा है? जितना ज्यादा बिकने के लिए आएगा उतना बनेगा, जितना ज्यादा बनेगा उतनी कमाई होगी। अरे जल्दी बोलो, हाँ या ना? जितना ज्यादा 1000 करोड़ का बनाया है तो 1000 करोड़ बांटोगे ना रेंट इंटरेस्ट वेजेस प्रॉफिट के नाम से, कितनी कमाई होगी? 1000 करोड़। मैंने नेशनल इनकम लिख दिया भाई। जितनी कमाई होगी इच्छा को पूरा करने के लिए उतना ही खर्च करोगे।
उतना ही। जितना खर्च करने के लिए बाजार में जाओगे उसी को बोलते हैं। खर्च करने से पहले की घटना क्या होती है? बाजार में पैसे लेके गए हो, चीजें खरीदना चाह रहे हो, एग्रीगेट डिमांड, डिमांड मेड बाय द होल सोसाइटी। तो जितना पैसा आया है उतना ही खर्च करना चाहोगे, ना कम। तो पुराने जमाने में हजारों सालों तक चलता रहा, सिर्फ प्रोडक्शन को फोकस किया गया। जितना प्रोडक्शन बढ़ रहा है उतनी कमाई बढ़ रही है, जितनी कमाई बढ़ रही है लोग उस कमाई से उतनी चीजें ज्यादा खरीदना चाह रहे हैं, ऑटोमेटिकली उतनी डिमांड क्रिएट हो जाती थी, न कम न ज्यादा। एन इकोनॉमी कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन का मतलब लॉ ऑफ मार्केट क्या कह रहा है? सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। क्रिएट नहीं करना पड़ रहा और चलता रहा नियम। अरे नियम याद हो गया? अकॉर्डिंग टू जे बी से, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मार्केट, लॉ ऑफ सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। लॉजिक समझाया, वक्त बदला हजारों साल बाद। केन्स ये थ्योरी ने काम करना बंद कर दिया। अब मैं डिटेल पर नहीं जा रहा, थोड़ा सा आपके लिए छोड़ रहा हूं। थ्योरी ने काम करना, सप्लाई थी, प्रोडक्शन था, कमाई थी, डिमांड ही क्रिएट नहीं हुई। डिमांड, पूरी दुनिया हैरान, मामला क्या है? फिर बोल रहा हूं, एग्रीगेट सप्लाई अवेलेबल है, प्रोडक्शन अवेलेबल है, लोगों की जेब में पैसा अवेलेबल है, बट डिमांड क्रिएट ही नहीं हुई। सिस्टम कोलैप्स, इकोनॉमी कोलैप्स। नए आदमी किताब लिख रहा है और कारण बता रहा है और कह रहा है अब ये नियम काम ऐसे करेगा। का मतलब अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी, लॉ ऑफ मार्केट क्या? डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन। मैंने समझाया नहीं ये बात? डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन। कौन समझाएगा कि पुरानी थ्योरी फेल कैसे हो गई और ये कैसे काम करे? पुरानी वाली मैंने समझाई है कैसे काम कर रही है। अरे पुरानी वाली समझ में आ गई तो वो फेल क्यों हुई और ये फेल क्यों नहीं होगी? ये कैसे चल रही है कि डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई? अरे समझाओ ना जल्दी, स्टार्ट। दीप्ति, हिस्ट्री मालूम है आपको थोड़ी बहुत? बच्चे मना कर रहे हैं। 1700 ऑनवर्ड्स पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया। ह्यूमैनिटी वाले खबरदार हाँ बोला तो वो उस खेल में है ही नहीं शामिल जो मैं बोलने जा रहा हूं। बाकी सुन लो, 1700 ऑनवर्ड्स पूरी दुनिया में क्या डेवलप हुआ? औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। यूरोप जैसे डेवलप्ड इकोनॉमीज में कुछ कंट्रियों में मशीन मेड क्या डेवलप हो गया? मशीन मेड आर्टिकल्स डेवलप हो गए। सहज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आते ही क्या शुरू हुआ? तो समझ में आ गया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में मशीनों से चीजें बनाने लग गए, उनके बाजार छोटे पड़ गए। शॉर्टकट में बोल रहा हूं, उनके बाजार छोटे पड़ गए, जरूरत से ज्यादा प्रोडक्शन होने लग गया। तो उन्होंने ऐसे इलाकों की खोज करी जहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं था, कब्जे का काम शुरू हो गया। जब ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो यहां पर एक तीसरा सेगमेंट भी डेवलप। पहले पूरी दुनिया में एक ही सेगमेंट था, एग्रीगेरियन इकोनॉमी, प्राइमरी सेक्टर। वक्त के साथ साथ दूसरा सेगमेंट आ गया, सेकेंडरी सेक्टर। और जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो गिफ्ट में एक सेक्टर और शुरू हो गया, नाम है टर्शरी सेक्टर। तो अब यहां फर्स्ट वर्ल्ड समस्या पहले से क्रिएट हो गई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर पूरी दुनिया की हर कंट्री इन्वॉल्व हो गई थी इस प्रॉब्लम में। का मतलब ध्यान से सुनना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पूरी दुनिया में कितने सेक्टर हो गए? 3। कितने हो गए? वर्ल्ड वार के वक्त 24 आवर्स राउंड द क्लॉक प्रोडक्शन था वॉर वेपन्स का। पूरी दुनिया में हर कंट्री अपने आप को बचाना, जीत। 24 आवर्स राउंड द क्लॉक किसका प्रोडक्शन हो रहा है? वॉर वेपन्स का प्रोडक्शन था, वॉर वेपन्स का। एग्रीगेट सप्लाई थी वॉर वेपन्स की, कमाई थी वॉर वेपन से। जैसे ही वॉर खत्म हुई, प्रोडक्शन था, सप्लाई थी, पैसा था, लेकिन लोग उस पैसे से वॉर वेपन्स मांगना ही बंद कर चुके थे। लोग मांग रहे खाना, नॉट अवेलेबल। खेतों में तो बारूद बिछा रखा था। प्रोडक्शन थी, सप्लाई भी थी, इनकम भी थी, लोग पैसे लेके घूम रहे थे, खाना लाओ, नॉट अवेलेबल, ऊपर जाओ। सिस्टम कोलैप्स।
पूरी दुनिया हैरान, मामला क्या, पैसे लेके घूम रहे होते थे, एक चपाती जिंदा रहे, मिलता ही कोई नहीं था। सिस्टम कोलैप्स। केन्स कह रहा है सप्लाई डिमांड क्रिएट करती है, बात ठीक है, लेकिन हमेशा करेगी, गलत है। तो लोगों ने कहा सही क्या है, तो केन्स ने कहा डिमांड ऑलवेज क्रिएट्स इट्स ओन। ध्यान से सुनना, इस पूरी दुनिया में हर कंट्री की इकोनॉमी कंज्यूमर सोवरेन सोसाइटी है। कैसी है? जो केन्स कह रहा है जो कंज्यूमर मांगेगा, अगर नहीं भी होगा फैक्ट्रियां लग जाएंगी। जो कंज्यूमर मांगना बंद कर देगा, फैक्ट्री है तो भी बंद हो जाएगी। यह नियम बदला नहीं जा सकता। मैंने क्या बोला है? जिस चीज इंसान ने हवा में उड़ने की कोशिश करी, एरोप्लेन आई गए। तो जिस चीज की डिमांड होगी वो बनी जाएगा, जिस चीज की डिमांड खत्म होगी वो फैक्ट्रियां भी दुनिया से खत्म हो ही जाएंगी। तो इस दुनिया में पहले डिमांड क्रिएट होती है, उसके पीछे चलेगी सप्लाई। ये नियम कभी बदला नहीं जा सकता। डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई। समय की लिमिटेशन है, आज की क्लास को यहीं रोकते हैं, बट थोड़ा सा डिस्कशन करना चाह रहा हूं आपके लिए टेस्ट को लेकर।